ये कहानी लगेगी आपको फिल्मी, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है कल्पना सरोज की। कभी कभार जब हम खबरें सुनते हैं कि जीवन में अघटित हो जाए, निराशा आ जाए, तो इंसान सोचता है अब जीना बेकार है, अब तो क्या करना, कोई मेरे साथ नहीं। आत्महत्या के रास्ते पर चल पड़ता है। अच्छे घर के नौजवान भी कभी कभी उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। मैं आज सभागृह में जिनके भी मन में कभी आत्महत्या का विचार आता है, उनसे मैं आग्रह करता हूं, एक बार कल्पना सरोज को फोन कर दीजिए। एक बार कल्पना को फोन कर दीजिए। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कल्पना ने अपनी जिंदगी को कहां से कहां ले गई है, कितने संकटों से ले गई। जीवन और मृत्यु में से तय करने का था, उसने जीवन को जीना तय कर लिया और आज हमारे सामने बैठी। दलित और पिछड़े समाज में जन्मी कल्पना को अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने समाज का अपमान सहा, ससुराल वालों का अत्याचार सहा, और एक समय ऐसा आया था जब वो इतनी टूट चुकी थी कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन जिंदगी ने दिया उनको दूसरा मौका, और उस मौके को बिल्कुल गवाया नहीं कल्पना सरोज ने। आज कल्पना सरोज 100 करोड़ की एक कंपनी की मालकिन है। सन 1961 महाराष्ट्र के अकोला जिले के एक छोटे से गांव रोपरखेड़ा के एक गरीब और दलित परिवार में जन्म हुआ था कल्पना सरोज का। उनके पिता एक पुलिस हवलदार थे, जिनको तनख्वाह में मात्र 300 रुपए मिलते थे, जिसमें वो और उनकी पत्नी कल्पना और उनकी 2 बहनें, उनके दादा दादी और चाचा के परिवार का खर्च चलाना पड़ता था। कल्पना पढ़ाई में तो अच्छी थी, लेकिन गरीब और दलित समाज का होने के कारण उनको अपने स्कूल के शिक्षकों और दूसरे विद्यार्थियों की उपेक्षा और अपमान को सहना पड़ता था। शहर की तमाम सुख सुविधाओं से बिल्कुल अनजान, बहुत दूर कल्पना का बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा। जब वो 12 साल की थी और 7वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तभी उनका विवाह उनकी उम्र से बहुत बड़े एक लड़के के साथ कर दिया गया। शादी के बाद कल्पना अपने पति के साथ मुंबई चली गई, लेकिन आगे का जीवन भी उनके लिए मुश्किलों भरा था। ससुराल वाले उनको ठीक से खाना भी नहीं देते थे और उनके साथ जानवर से भी ज्यादा बुरा बर्ताव करते थे। मुंबई में सिर्फ 6 महीने ही गुजारे थे कल्पना ने, जब उनके पिता उनसे मिलने मुंबई आए। जब कल्पना के पिता ने उनकी ऐसी हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया और वो कल्पना को अपने साथ लेके अपने गांव चले गए। उनके गांव में लोग ऐसी लड़कियों को जो अपना ससुराल छोड़ के वापस आ जाती थीं, अपमान भरी नजरों से देखते थे और तरह तरह की बातें करते थे। पूरी तरह से टूटी और दुखी कल्पना को लगने लगा कि अब जिंदगी में उनके लिए कुछ अच्छा नहीं होने वाला। ये सोचकर उन्होंने आत्महत्या करने की सोची और एक दिन जहर की 3 बोतलें खरीदकर वो चुपचाप अपनी बुआ के घर पे चली गई। वहां पे कल्पना ने जहर की 3 बोतलों को एक साथ पी लिया। ये तो अच्छा हुआ कि कल्पना की बुआ ने उनको जल्दी ही देख लिया और बिल्कुल देर न करते हुए डॉक्टरों को बुला लिया और किसी तरह से उनकी जिंदगी को बचा लिया गया। कल्पना के लिए ये दूसरे जीवन जैसा था और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक दूसरा मोड़ लिया। उनको लगा कि इस तरह मर जाने से अच्छा है कि मैं कुछ करूं, कुछ तो कोशिश करूं जिससे शायद मेरी जिंदगी बदल जाए। कल्पना की सोच बदल गई और वो उत्साह से भर गई। उनके इसी उत्साह ने उनको हिम्मत दी और कई बार टूटने से भी बचाया। मुश्किलों का दौर खत्म नहीं हुआ था कल्पना की जिंदगी में, बल्कि दौर तो शुरू हुआ था संघर्षों का। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कल्पना ने नौकरी करने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी उम्र और पढ़ाई कम होने के कारण उनको कोई नौकरी नहीं मिल पाई। कल्पना को लगा कि गांव में रह के वो कुछ कर नहीं सकती और ये सोच के उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। उस समय कल्पना सिर्फ 16 साल की थी। मुंबई में वो अपने चाचा के घर पे आ गईं।
कल्पना को सिलाई का काम आता था और इसलिए उनके चाचा ने उनको कपड़े की एक मिल में सिलाई का काम दिलवा दिया। लेकिन सिलाई जानते हुए भी कल्पना उस मिल में सिलाई की मशीन को नहीं चला पाई और इसलिए उनको सिलाई की जगह धागे काटने का काम दे दिया गया। इस काम से कल्पना को प्रतिदिन 2 रुपए मिलते थे। दिन गुजरते रहे और धागे काटने का काम करते करते कल्पना का आत्मविश्वास बढ़ता गया और जिंदगी में कुछ करने की चाह उनके अंदर और भी ज्यादा मजबूत होती गई। धागे काटते काटते उन्होंने सिलाई मशीन भी चलाना सीख लिया, जिसके कारण उनको ज्यादा पैसे भी मिलने लगे। अब उन्होंने सिलाई की कुछ मशीनें खरीदी और घर पे ही सिलाई का काम करना शुरू कर दिया। प्रतिदिन 16 से 18 घंटे काम करने लगी कल्पना सरोज। अब आगे बढ़ने के लिए कल्पना के सामने बिजनेस करने का ही रास्ता था, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए उनको ज्यादा पैसों की जरूरत थी। उन्होंने सरकार से लोन लेने की सोची। मुंबई के जिस एरिया में वो रहती थी वहां पर एक आदमी रहता था जो सरकार से लोन दिलवाने में लोगों की मदद करता था। उस आदमी ने उनको बताया कि अगर उनको सरकार से 50,000 का लोन चाहिए तो उनको 10 से 15,000 रुपए सरकारी अधिकारियों को खिलाने पड़ेंगे। कल्पना सरोज को घूस खिलाना बिल्कुल मंजूर नहीं था। उनको इस बात का एहसास हो गया कि सरकार लोन तो देती है लोगों को, पर इन्हीं घूसखोर अधिकारियों की वजह से वो लोन लोगों तक नहीं पहुंच पाता और अगर पहुंचता भी है तो पूरा नहीं पहुंचता। कल्पना सरोज ने सिर्फ खुद की मदद के बारे में ना सोचते हुए कुछ लोगों को साथ लिया और एक छोटा सा संगठन बनाया जो जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताता था और उनको ये भी बताता था कि कैसे बिना घूस खिलाए उनको लोन मिल सकता है। बिना किसी स्वार्थ के कल्पना सरोज ने अपने संगठन के द्वारा बहुत से लोगों की मदद की। उन्होंने खुद भी सरकार से लोन लिया अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए और उस पैसों से उन्होंने फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया और जब उनके पास कुछ पैसे आ गए तो उन्होंने ब्यूटी पार्लर का भी बिजनेस शुरू किया। कल्पना सरोज धीरे धीरे गरीबी के दलदल से बाहर निकल रही थी और उनकी जिंदगी में फिर से खुशियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया था। उनकी पहचान स्टील फर्नीचर के एक व्यापारी से हुई जिसके साथ उन्होंने अपनी दूसरी शादी कर ली। खुशियां लौट आई थी उनकी जिंदगी में, लेकिन फिर से एक बार उनके साथ एक दुखद घटना घटी। सन 1989 में जब कल्पना 2 बच्चों की मां थी, उनके पति की मृत्यु हो गई। फिर से उनकी जिंदगी में खुशियों ने मुंह मोड़ लिया था। दिन गुजरने लगे और समय के साथ साथ उन्होंने खुद को थोड़ा बहुत संभाल लिया था। एक दिन एक आदमी उनके पास आया जिसने उनसे कहा कि वो अपनी एक जमीन उनको बेचना चाहता है क्योंकि उसको पैसों की तुरंत जरूरत थी। कल्पना सरोज ने देखा कि वो जमीन काफी सस्ती थी और उस आदमी को पूरे पैसे भी एक साथ नहीं चाहिए थे। वो आदमी 2.5 लाख रुपए में वो जमीन बेचना चाहता था, जिसमें से उसको तुरंत सिर्फ 1 लाख रुपए ही चाहिए थे। कल्पना सरोज ने किसी तरह से 1 लाख रुपए का इंतजाम किया और वो जमीन खरीद ली। लेकिन कुछ दिनों बाद उनको पता चला कि उनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ था। वो जमीन बहुत से विवादों से घिरी हुई थी और वो विवाद कुछ इस तरह के थे कि उस जमीन पे कुछ बनाया नहीं जा सकता था। इतनी बड़ी रकम लगाने के बाद कल्पना सरोज अब पीछे नहीं हट सकती थी। उन्होंने तय किया कि वो उस जमीन से जुड़े सारे विवादों को निपटाने की पूरी कोशिश करेंगी। करीब 2 साल लगे, लेकिन कल्पना सरोज ने उस जमीन से जुड़े सारे विवादों को खत्म कर दिया और उस जमीन की पूरी मालकिन बन गई। उस समय तक उस जमीन की कीमत 50 लाख रुपए तक हो चुकी थी। कल्पना सरोज अब उस जमीन पर कुछ निर्माण कार्य शुरू करना चाहती थी और इस वजह से उन्होंने एक बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप की। इस पार्टनरशिप से उन्होंने 5 करोड़ रुपए कमाए। अब हम कल्पना सरोज की जिंदगी के उस हिस्से की जिसमें वो कमानी ट्यूब्स कंपनी की मालकिन बनी बात करेंगे। मिस्टर NR कमानी ने 1960 में कमानी ट्यूब्स कंपनी की शुरुआत की थी।
शुरुआती दौर में तो कंपनी ठीक ठाक चली, लेकिन 1985 में कंपनी के मैनेजमेंट और लेबर यूनियंस के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हो गए, जिसके कारण ये कंपनी बंद हो गई। 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपनी को दोबारा शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इस बार कंपनी के वर्कर्स को कंपनी का मालिक बनाया गया। लेकिन वर्कर्स कंपनी को ठीक से चला नहीं पाए। कंपनी को कर्ज लेना पड़ा और धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया। एक दिन ऐसा आया जब कंपनी के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज था। सन 2000 में कमानी ट्यूब्स के वर्कर्स कल्पना सरोज के पास आए। वर्कर्स ने सुना था कि कल्पना सरोज एक अच्छी बिजनेसमैन है जो उनकी मदद कर सकती है। उन वर्कर्स ने कल्पना सरोज को बताया कि कमानी ट्यूब्स पे उस समय करीब 115 करोड़ रुपए का कर्ज था और वो बहुत से विवादों से भी घिरी हुई थी। पहले तो कल्पना सरोज ने उन वर्कर्स की मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उन वर्कर्स ने उनको कहा कि अगर वो उनकी सहायता करती हैं तो कमानी ट्यूब्स में काम करने वाले 3500 वर्कर्स का भला होगा, जिनकी हालत इस समय बहुत खराब है और वो भूख से मर रहे हैं और यहाँ तक कि कुछ वर्कर्स भीख भी मांग रहे हैं। कल्पना सरोज गरीबी के दर्द को समझ सकती थी। वर्कर्स की इतनी बुरी हालत के बारे में सुन के उन्होंने फैसला किया कि वो उन वर्कर्स की मदद जरूर करेंगी। इसके बाद वो कमानी ट्यूब्स कंपनी की बोर्ड मेंबर बन गई। बोर्ड मेंबर बनने के बाद कल्पना सरोज ने 10 लोगों की एक टीम बनाई जो अलग अलग चीजों में एक्सपर्ट्स थे। उस टीम की मदद से कल्पना सरोज ने कमानी ट्यूब्स कंपनी की एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को देख के उनको मालूम पड़ा कि कमानी ट्यूब्स के ऊपर जो कर्ज है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा पेनाल्टी और इंटरेस्ट का है। ये जानकर कल्पना सरोज वित्त मंत्री से मिली और उनसे अनुरोध किया कि अगर वो कमानी ट्यूब्स पे लगे पेनाल्टी और इंटरेस्ट को माफ कर देते हैं तो वो मूलधन वापस कर सकती हैं। उन्होंने वित्त मंत्री से ये भी कहा कि अगर कर्ज माफ नहीं होता तो बैंक्स का पूरा पैसा डूब जाएगा जो उन्होंने कमानी ट्यूब्स को दिया है, क्योंकि कंपनी तो पहले से ही डूबी हुई है। वित्त मंत्री को कल्पना सरोज की बात में दम लगा और उन्होंने सारे बैंक्स को जिन्होंने कमानी ट्यूब्स को कर्ज दिया था कल्पना सरोज के साथ मीटिंग करने के लिए कहा। बैंक्स ने कल्पना सरोज के साथ मीटिंग की और वो भी उनकी बातों से सहमत भी हुए और प्रभावित भी। सारे बैंक्स ने निर्णय लिया कि वो इंटरेस्ट और पेनाल्टी का सारा पैसा माफ कर देंगे। इतना ही नहीं, वो मूलधन का भी 25% पैसा कम कर देंगे। ये खुशी की बात थी वर्कर्स के लिए और सारे वर्कर्स ने एक साथ होकर काम करना शुरू किया। सन 2000 से कल्पना सरोज कमानी ट्यूब्स के साथ काम कर रही थी। कोर्ट ने देखा कि कल्पना सरोज कमानी ट्यूब्स की जिम्मेदारी को अच्छे से संभाल रही हैं और ये देख के कोर्ट ने उनको कमानी ट्यूब्स का मालिक बना दिया। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने कल्पना को 7 साल का समय भी दिया बैंक का सारा लोन चुकाने के लिए। 7 साल तो बहुत बड़ा समय था। कल्पना सरोज ने 1 साल के अंदर ही बैंक का सारा लोन चुका दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने वर्कर्स को 3 साल की सैलरी भी दी। इसके बाद कल्पना सरोज ने कमानी ट्यूब्स कंपनी को आगे बढ़ाना शुरू किया। एक महिला जिसने मैनेजमेंट की कोई डिग्री नहीं ली और सिर्फ अपने आत्मविश्वास के कारण कमानी ट्यूब्स को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। कल्पना सरोज को इस उपलब्धि के लिए 2013 में पद्मश्री सम्मान भी दिया गया और इसके साथ ही साथ सरकार ने उनको भारतीय महिला बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल किया। तो ये कहानी थी कल्पना सरोज की, जिनको आज कॉर्पोरेट जगत में लोग बहुत सम्मान के साथ जानते हैं। ये हमको ये सिखाती है कि हमको जिंदगी में मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। अगर जिंदगी आपको दूसरा मौका दे तो उसको बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।